नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 9वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है काव्य रचना का अनुशीलन। नीले कागज की मेरी वो कॉपी धीरे धीरे टेढ़ी सीधी रेखाओं और मोटे पतले अक्षरों से कीड़ों के चलने से बने निशानों की तरह भरती ही चली गई। बच्चे के जिद भरे चंचल हाथों की मार से पहले तो ये दुखी हुई, फिर धीरे धीरे उसके किनारे ऐसे फटे जैसे उसमें से कुछ उंगलियों ने निकलकर भीतर की लिखाई को मुट्ठी में बंद कर लिया हो। उस नीली कॉपी की चीजों को गायब कर देने वाली देवी ने दया करके कब उठाकर उसे वैतरणी की किस उतरती धारा में बहा दिया, मुझे नहीं मालूम। बेचारी संसार भर से आजाद हो गई। छपाई की मशीन के पेट में जाने की पीड़ा से छुटकारा पाकर बच गई। मैं कविता लिखता हूँ, इस खबर के फैलने की ओर से मैं लापरवाह नहीं था, इतना तो मुझे मानना ही पड़ेगा। 7 कौड़ी दत्त महाशय वैसे तो हमारी कक्षा के शिक्षक नहीं थे, फिर भी मुझ पर उनका विशेष स्नेह था। उन्होंने प्राणी वृत्तांत नाम की एक किताब लिखी थी। आशा है कोई हंसी मजाक में रस लेने वाले व्यक्ति उस किताब में लिखे विषय का ख्याल करके मेरे प्रति उनके स्नेह के कारण का फैसला न करेंगे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाकर पूछा, सुना है तुम कविता लिखा करते हो। लिखा करता हूँ, इस बात को मैंने छिपाया नहीं। उसके बाद से वह मुझे उत्साहित करने के लिए बीच बीच में 2-1 कविता की पंक्तियां देकर उनको पूरा कर लाने के लिए कहा करते। उनमें से एक मुझे अब भी याद है। रवि करे ज्वाला तन आछिलो सबाई, वर्षा भरसा दिलो आर भय नाई। मैंने इसके साथ जो पंक्तियां जोड़ी थीं, उनमें से सिर्फ 2 पंक्तियां याद हैं। मेरी उस जमाने की कविता को किसी तरह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। इस बात का सबूत देने के लिए मैं इस मौके से फायदा उठा रहा हूं। मीन गणहीन होए छिलो सरोवरे, एक होन ताखारा सुखे जल क्रीड़ा करे। इसमें भारीपन जितना भी है वह सरोवर के बारे में है। आशा है इसको भाषा और भाव अलंकार शास्त्र के अनुरूप सरल समझा जाएगा। हमारे स्कूल के गोविंद बाबू बादल के रंग के नाटे मोटे आदमी थे। स्कूल के सुपरिंटेंडेंट थे वो। काली अचकन पहने दूसरी मंजिल के ऑफिस रूम में रजिस्टर वगैरह लिखा करते थे। उनसे हम लोग डरा करते थे। वह थे ही विद्यालय के लठधारी शासक और विचारक। एक दिन अत्याचार से पीड़ित होकर बड़ी तेजी से मैं उनके ऑफिस में जा घुसा। कसूरवार थे 5-6 बड़े बड़े लड़के। मेरी तरफ गवाह कोई भी नहीं था। गवाह में थे सिर्फ मेरे आंसू। उस फौजदारी मामले में मैं जीता था और उस परिचय के बाद से गोविंद बाबू मुझे दया की दृष्टि से देखा करते थे। एक दिन छुट्टी के वक्त एकाएक उनके ऑफिस में मेरी पुकार हुई। मैं डरते हुए ज्यों ही उनके सामने पहुंचा, त्यों ही उन्होंने पूछा, मैंने सुना है तुम कविता लिखा करते हो। कबूल करने में मैंने जरा भी देर नहीं की। याद नहीं कौन सी एक उच्चांग की नीति के बारे में उन्होंने मुझे कविता लिख लाने की आज्ञा दी। गोविंद बाबू जैसे बहुत गंभीर आदमी के मुंह से कविता लिखने का आदेश कैसा सुललित था, इस बात को वो नहीं समझ सकते जो उनके छात्र नहीं रहे। दूसरे दिन जब मैंने अपनी कविता लाकर उन्हें सुनाई तो उन्होंने मुझे वजीफे वाली कक्षा में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, पढ़कर सुनाओ। मैंने ऊंची आवाज में कविता पढ़कर सुना दी। उस नीति कविता में एक ही प्रशंसा का विषय ये था कि वह बहुत जल्दी खो गई। वजीफे वाली कक्षा में उसका नैतिक असर जैसा देखा गया
वह आशाप्रद नहीं। कम से कम उस कविता के द्वारा सुनने वालों के मन में कवि के प्रति जरा भी सद्भाव नहीं जगा। ज्यादातर लड़के ही आपस में कहा सुनी करने लगे कि वो कविता हरगिज मेरी अपनी लिखी हुई नहीं है। एक ने कहा, जिस कविता से ये चोरी की गई है उसे वह ला कर दिखा सकता है। किसी ने भी उससे लाकर दिखाने के लिए जोर नहीं डाला। उन लोगों के लिए केवल विश्वास करना ही काफी था। साबित करने में उस विश्वास को धक्का पहुंच सकता था। इसके बाद से कवि बनने का दावा करने वालों की गिनती बढ़ने लगी, लेकिन उन लोगों ने जो रास्ता अख्तियार किया वह नैतिक उन्नति का सही रास्ता नहीं था। आज के जमाने में छोटे लड़कों का कविता लिखना जरा भी अनहोनी बात नहीं। आजकल कविता लिख लेने के घमंड का भंडाफोड़ हो गया है। मुझे याद है, उन दिनों संयोग से जो 2-1 औरतें कविता लिखा करती थीं, उन्हें सब कोई ईश्वर की अद्भुत रचना समझते थे। आज अगर किसी से ये सुने औरतें कविता नहीं लिखती, तो यह ऐसा अविश्वसनीय मालूम होगा कि आसानी से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कवित्व का अंकुर आज के जमाने में उत्साह की कमी में भी वजीफे की कक्षा के बहुत पहले ही सिर उठा लेता है। अतः बच्चे की जिस कीर्ति कहानी का यहाँ ब्यौरा दिया गया है, उससे आज के कोई गोविंद बाबू चौंक नहीं सकते। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 9वां भाग। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।